Hello students and welcome back to your own channel Sing Creations Education. As promised, here is a new video on class 12th biology notes for your board examination. अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं और आप प्रिपेयर कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए तो ये वीडियो आप सभी के लिए है बिकॉज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ द बायोलॉजी सब्जेक्ट जिसके कंप्लीट नोट्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। ये नोट्स आपके लिए बेस्ट इसलिए हैं बिकॉज ये नोट्स आपके कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड हैं, तो आप लोग कंप्लीटली इस पर रिलाई कर सकते हो। अगर आप अभी 20% प्रिपरेशन कर चुके हो और आप चाहते हो कि बचे हुए विद इन 1 मंथ के अंदर आप अपनी प्रिपरेशन को 90% तक कर लो, तो आपको इन नोट्स को जो है ज़रूर देखना चाहिए, आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। इससे पहले भी मैंने जो चैप्टर्स हैं उनके नोट्स अपलोड किए हुए हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। वेट अ सेकेंड, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि मैंने और भी कई चैप्टर्स के नोट्स अपलोड किए हैं, जैसे कि हमारा चैप्टर नंबर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, एवोल्यूशन, मॉलिक्यूलर बेसिस। इस तरीके से सभी चैप्टर्स के नोट्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ और जितने चैप्टर्स रह गए हैं उनके नोट्स मैं अपलोड कर रही हूँ। तो आप लोगों को सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोगों को ये सभी चैप्टर्स के नोट्स जो हैं वो देखने हैं। आप लोगों को उसी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, जहाँ पर सभी चैप्टर्स की जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है उसमें आप देख सकते हो जाकर, आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा चैप्टर नंबर 11 है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है? बेसिकली हम क्या करते हैं कि जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं बायोलॉजी के अंदर उसे कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। अलग अलग फील्ड में यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मेडिसिन, बायो रेमेडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट और एनर्जी प्रोडक्शन में। अगर आप लोग इस वीडियो को सोच रहे हैं कि कंप्लीट डेडिकेटेड एक्सप्लेनेटरी वीडियो है, तो ऐसा नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताने वाली हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेंगे, प्लस आप लोगों को नोट्स मैं कंप्लीटली थॉरली बता दूंगी कि आपको इन नोट्स से आखिर कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो ईएफबी की फुल फॉर्म याद रखना। इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी की एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताई थी, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल्स, पार्ट्स thereof and molecular analogues for products and services। किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को क्रिएट करने के लिए जब हम बायो का यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, उसे कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ओके, दो तरीके से होता है, एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक है एसेप्टिक टेक्निक। क्लियर? ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की कुछ टेक्निक्स हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, हम किसी भी फॉरेन यानी कि किसी भी दूसरे जेनेटिक मटेरियल को होस्ट के जीनोम के साथ क्या कराते हैं, इंटीग्रेट कराते हैं, ताकि उसका जो जीन एक्सप्रेशन है, उसका जो फिनोटाइप है वो चेंज हो सके। एसेप्टिक टेक्निक के अंदर क्या होता है, हम कहीं ना कहीं ऐसा एरिया क्रिएट करते हैं जहां पर कोई भी कंटामिनेशन नहीं होगी, ठीक है, ताकि हम कुछ एंटीबायोटिक, वैक्सीन, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स को बना सकें। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? आपने जीन क्लोनिंग का मतलब सुना होगा। जीन क्लोनिंग में क्या करते हैं, एक वेक्टर लेते हैं, एक हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। इसमें से हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट इतना है, यहाँ से काटा एक न्यूक्लियस की मदद से और यहाँ से वेक्टर को काटा। इसको इसके अंदर जब आप एंटर कराओगे तो जैसे जैसे ये वेक्टर यहाँ पर क्या होगा, एक सेकेंड, जैसे जैसे आपका ये वेक्टर जो है वो यहाँ पर रेप्लिकेट करेगा, वैसे वैसे ही आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी आपका रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से काफ़ी सारी कॉपीज जो हैं वो बन जाएंगी, उसे कहते हैं जीन क्लोनिंग, एक ही जैसे कई जीन्स बनाना। तो जब आपके पास जेनेटिक इंजीनियरिंग के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इससे रिलेटेड लिखोगे और आप उसके अंदर एक चीज़ ज़रूर बताओगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन सी टेक्निक यूज़ होती है। पहला, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना। ये जो मैंने बनाया था ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये जो है ये जीन क्लोनिंग है। उसके बाद जीन ट्रांसफर इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म, जब ये क्लोनिंग हो जाएगी तो आप इसको किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को ये पता होना चाहिए। जहां से रेप्लिकेशन होती है उसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। नाउ क्लोनिंग का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, जहां से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन बनता ज़रूर है। कैसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, ठीक है, एक वेक्टर का यूज़ करते हैं, यहाँ पर हमने प्लाज्मिड का यूज़ किया है। उस वेक्टर के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्लाज्मिड को हम कट करते हैं, मैंने वही बताया था, कट करते हैं। किसी भी
न्यूक्लियस की मदद से, यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। जब हमने उसे कट कर लिया तो उसके अंदर हम डीएनए ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो हमें बार बार कॉपी करवाना है, जिसकी कॉपीज चाहिए, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करा देते हैं। ठीक है, उसको हम कट करके फिर इंसर्ट कराते हैं, और ऐसा करने से हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी कि दो चीज़ों का रिकॉम्बिनेशन, तो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी ना किसी होस्ट में क्या कर जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ताकि ये आगे रेप्लिकेट कर सके उसी होस्ट की मशीनरी का यूज़ करके। ओके, अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम कैसे यूज़ करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, उसके ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से लिखोगे कि दो टाइप के एंजाइम होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं किसी भी पर्टिकुलर, या तो वेक्टर को काटने के लिए, जैसे मैंने कहा था ना कट लगाएंगे, कट कैसे लगाएंगे, इन्हीं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से, और किसी भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को काटने के लिए ये जो कट लगते हैं ये इन्हीं न्यूक्लियेजेस, इन्हीं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से लगते हैं। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर डीएनए को उसी की स्पेसिफिक पोजीशन के अंदर, यानी कि इनसाइड काट रहे हैं, तो दैट विल बी एंडोन्यूक्लियेज, और अगर हम उसको साइड से काट रहे हैं तो वो कहलाया जाएगा, एंड से काट रहे हैं तो एक्सोन्यूक्लियेज, यानी कि बाहर। और जो सीक्वेंस बार बार रिपीट होता है उसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। क्लियर है ये चीज़? नाउ आप देख रहे हो GAATTC, इसका अगर आप अपोजिट देखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पर CTTAAG, तो ये आपका हो गया पैलिंड्रोमिक का एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये रहा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोम, यानी कि यहाँ से थोड़ा सा दूर इस जगह पर कट करेगा, इस जगह पर ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, और दूसरा जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो आकर के इस पे एंटर कर जाएगा। तो जब भी हम इसको कट करते हैं ना, तो अभी आप देखो ओवर हैंगिंग्स बन रही हैं, समझ लो GAATTC, तो यहाँ पर आ जाएगा CTTAAG, इस तरीके से आ जाएगा। अब आपने कट लगाया यहाँ पर और यहाँ पर, जैसे ही आप यहाँ पर कट लगाओगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा AATTC, और ये बन जाएगा यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ बन जाएगा CTTAA। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ से एक हट गया, यहाँ से एक हट गया, तो क्या यहाँ पर ओवर हैंगिंग्स नहीं बन गए, यहाँ पर स्पेस बन गया, उसी को हम कहेंगे स्टिकी एंड्स, यानी कि कोई दूसरा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर आकर क्या कर सकता है, खुद को अटैच कर सकता है। ठीक है, उसके बाद ऑल दीज प्रोसेसेस फ्रॉम द बेसिस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये आप देख रहे हो, ये डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये एग्जामिनेशन में आता है। समझ लो, ये आपका वेक्टर डीएनए है और ये आपका वो डीएनए जो आपको इंसर्ट कराना है। आपने इसको यहाँ से एक एंजाइम से काट दिया, ठीक है, इकोरा इज द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। आपने दोनों को ही सेम एंजाइम से काटना है हमेशा, ठीक है, तभी स्टिकी एंड्स जो हैं वो जनरेट होते हैं। आपने इसको काटा और इस वाले को भी काट दिया, फॉरेन डीएनए को, तो अब क्या हुआ, क्या ये इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री हो गया? बिल्कुल हो गया। तो यहाँ पर आगे हमने लाइगेज जो कि इन्हें अटैच करता है, ज्वाइन करता है इन दोनों को आपस में, तो उससे हमने क्या कराया, इनको ज्वाइन कराया, बन गया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये क्वेश्चन बनता है हाउ कैन वी नेम अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो पहला लेटर उस ऑर्गेनिज्म का जीनस होता है जिससे हम वो एंजाइम लाए हैं। सेकंड और थर्ड लेटर वो स्पीशीज होती हैं ऑर्गेनिज्म की जिस पर्टिकुलर स्पीशीज का वो एंजाइम है। फोर्थ लेटर उसके स्ट्रेन का नाम होता है। रोमन नंबर कौन से ऑर्डर के स्ट्रेन को आपने आइसोलेट किया है, दैट विल बी रोमन नंबर। एग्जाम्पल, ई इज द जीनस इस्केरेशिया, सी इज द स्पीशीज कोलाई, आर इज द स्ट्रेन, आई इज द ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। क्लियर? नाउ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अगर मैं आपको समझाऊं, क्वेश्चन अगर बनता है तो आपको पता होना चाहिए, इस पे ऑरेंज बैंड्स दिखते हैं, इसमें हम एग्रोस जेल का यूज करते हैं। इथीडियम ब्रोमाइड एक डाई होती है, कार्सिनोजेनिक है, जिसकी हेल्प से हमें वो ऑरेंज देखने को मिलते हैं जो हमारे डीएनए के बैंड। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक लाइन में अगर आपको बताऊं तो इसका मतलब है कि हम डीएनए के फ्रेगमेंट को उनके साइज के अकॉर्डिंग जब सेपरेट करते हैं एक जेल पर, उसे हम कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो डीएनए के बड़े फ्रेगमेंट्स होंगे वो तो पीछे रह जाते हैं और जो छोटे छोटे होते हैं वो आगे पहुंच जाते हैं। कहते हैं ना, मोटे लोग कम भाग पाते हैं, धीरे भाग पाएंगे, पतले लोग ज्यादा जल्दी भागते हैं। तो वही यहाँ पर आपका जो है एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। क्लियर?
आप इसको कंप्लीट पढ़ लेना। मैंने आपको एक रफ आइडिया एस्टिमेट दे दिया है कि इस तरीके से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है। क्लोनिंग वेक्टर्स एंड होस्ट एज टूल्स ऑफ आरडीटी। कैसे क्लोनिंग वेक्टर को हम सिलेक्ट कर रहे हैं? प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज जो हैं वो कॉमनली यूज्ड क्लोनिंग वेक्टर हैं। क्वेश्चन 1 मार्क का बन सकता है, कौन से ऐसे वेक्टर है जिसे हम कॉमनली यूज करते हैं फॉर क्लोनिंग वेक्टर्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बैक्टीरियोफेज के बारे में बताया, दे हैव हाई कॉपी नंबर, यानी कि बैक्टीरियोफेज में आपको जो पर्टिकुलर वेक्टर्स के फॉर्म में जो मिलेंगे वो आपको काफ़ी हाई नंबर में मिलते हैं, इसलिए उसका हाई कॉपी नंबर होता है। प्लाज्मिड के पास 1 से 2 कॉपी नंबर होता है, 215 to 100 कॉपी नंबर पर सेल। क्लियर? अगर फॉरेन डीएनए को हम लिंक कर देंगे इन वेक्टर के साथ तो ये क्या करेंगे, जैसे जैसे ये वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे वैसे वैसे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी मल्टीप्लाई करेगा। कुछ प्लाज्मिड वेक्टर के कुछ आपको मैं यहाँ पर ये बता देती हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को याद करने हैं। ये समझ लो, प्लाज्मिड वेक्टर है, क्लोनिंग वेक्टर है आपका, ठीक है, तो उसका आपको आ सकता है राइट अबाउट वन ऑफ द क्लोनिंग वेक्टर। तो जब आपसे क्लोनिंग वेक्टर के बारे में पूछ लेगा, प्लाज्मिड बिना कुछ सोचे समझे लिख देना, ठीक है। मीडिया में आप टेट्रासाइक्लिन डाल दोगे तो वो मर जाएगा। दूसरे साइड पर जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है उसके पास क्या होगा, विल ग्रो ऑन मीडियम कंटेनिंग एम्पिसिलिन एज वेल एज मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। तो अगर आप उसको टेट्रासाइक्लिन से भी ट्रीट करोगे, एम्पिसिलिन से भी ट्रीट करोगे तो भी वो ग्रो कर जाएगा। इससे पता चलता है कि कौन सा ट्रांसफॉर्म हुआ है और कौन सा पर्टिकुलर जीन है वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है। ऑल्टरनेट सिलेक्टेबल मार्कर, अगर ये सिलेक्टेबल मार्कर नहीं है तो और कौन सी ऑल्टरनेट आप यूज कर सकते हो। वन ऑफ देम इज जीन कोडिंग फॉर गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, अगर आप गैलेक्टोसाइडेज जीन के लिए कोड करने वाला सिलेक्टेबल मार्कर लाओगे दैट विल ऑल्सो वर्क हेयर, बिकॉज उसको आप इनएक्टिवेट करने के लिए इसको यूज कर सकते हो। क्लोनिंग वेक्टर प्लांट और एनिमल के लिए कौन से यूज होते हैं? पहला हम बात करते हैं टीआई प्लाज्मिड, ठीक है, जिसको हमने इट इज रेफर टू द प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस क्या है? एक प्लांट का पैथोजन है, ये प्रोड्यूस करता है ट्यूमर प्लांट के अंदर उनको इन्फेक्ट करने के लिए। तो टीआई प्लाज्मिड को हमने मॉडिफाई कर लिया और हमने क्या कहा कि भाई हम इसको बुरे काम के लिए नहीं, अच्छे काम के लिए यूज करेंगे। कैसे? कि भाई उसके जो पैथोजेनिसिटी कॉज, डिजीज कॉज करने के जो जीन्स थे वो हमने रिमूव कर दिए और उसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। तो अब वो पर्टिकुलर टीआई प्लाज्मिड क्या करेगा, बुरे जीन्स को ना रेप्लिकेट करके जो अच्छे जीन्स हैं, जो हमारे डिजायरेबल जीन्स हैं, उनको वो रेप्लिकेट करेगा। सेम हमारे एनिमल्स में भी कुछ ऐसा होता है, रेट्रोवायरस। ये वो वायरस हैं जो इन्फेक्ट करते थे एनिमल को, दे प्रोड्यूस कैंसर इन एनिमल। तो उसको हमने क्या कर दिया, उसके जीन्स रिमूव करके, डिसआर्म्ड करके उसको क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज कर लिया कि भाई अब तू हमारे डिजायरेबल जीन्स को क्या कराएगा, कॉपी करवाएगा, रेप्लिकेट कराएगा। कॉम्पिटेंट होस्ट की अगर हम बात करें तो कॉम्पिटेंट होस्ट का मतलब होता है वो होस्ट जिसके अंदर जब आप रिकॉम्बिनेंट
रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालोगे, इंसर्ट करोगे, तो क्या होना चाहिए, वो रेप्लिकेट करना चाहिए, वो अपनी साइकिल को कहीं ना कहीं स्टॉप नहीं करनी चाहिए उसको। तो वही हमारा कॉम्पिटेंट होस्ट होगा, उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए टू रेप्लिकेट। तो मेथड्स क्या है कॉम्पिटेंट होस्ट को पहचानने के या इंट्रोड्यूस करने के? पहला तो हो गया आपका इलेक्ट्रोपोरेशन, ठीक है, जिसके अंदर आप क्या करते हो, अलग अलग टाइप के जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोवाइड करते हो, ठीक है, शॉक्स प्रोवाइड करते हो आप। दूसरा, आप इसके अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, माइक्रो इंजेक्शन, इसके अंदर क्या होता है कि भाई एनिमल सेल के अंदर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंजेक्ट कराते हैं, ठीक है। जीन गन होती है एक बायोलिस्टिक, जब प्लांट्स की हम बात करते हैं तो प्लांट्स के अंदर एक हाई वेलोसिटी, जैसे गन चलती है ना, उसी तरीके से जीन गन का नाम इसको इसलिए दिया गया क्योंकि बहुत हाई वेलोसिटी से कोई भी माइक्रो पार्टिकल, या तो वो गोल्ड हो सकता है या टंगस्टन हो सकता है, उसको हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर क्या करा देते हैं, इंसर्ट करा देते हैं, इंजेक्ट करा देते हैं। क्लियर? आरडीटी का प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले आपको जेनेटिक मटेरियल डीएनए को आइसोलेट करना है। जैसे ही आप डीएनए को जो है आइसोलेट कर लोगे, आइसोलेट करने के बाद आपको उसको स्पेसिफिक जिस लोकेशन पर वो साइट प्रेजेंट है वहाँ से आपको उसे कट करना है। ये कुछ यहाँ पर कंप्लीट थ्योरी लिखी हुई है, आपको इसको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको एग्जामिनेशन में नंबर चाहिए। और एक चीज़ याद रखना कि एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं आते हैं कि कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन लिखो। कंप्लीट क्वेश्चन कुछ या तो केस स्टडी पे बेस आ जाएगा, ठीक है, कि हमारे अराउंड इस तरीके से ये प्रॉब्लम हो रही है, प्लांट के अंदर ये प्रॉब्लम हो रही है, डिजीज हो रही है, तो आप कैसे उस डिजीज को रोक सकते हो, इस तरीके से आ जाएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर लेना। फिर उसकी कॉपीज बनवानी है तो हम पीसीआर का यूज़ कर लेते हैं। पीसीआर में हम 2 सेट ऑफ प्राइमर यूज़ करते हैं, फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारा प्राइमर, सबसे पहली चीज डीनेचुरेशन, समझ लो ये डीएनए है, ठीक है। इस डीएनए के स्ट्रैंड को हम कहीं ना कहीं इसके और कॉपीज बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अभी तो ये इंटैक्ट है, 2 स्ट्रैंड है तो दूर दूर नहीं हो सकते, हम क्या करेंगे, इनके जो पर्टिकुलर स्ट्रैंड है इनको सेपरेट करेंगे, डीनेचर करेंगे, इनको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करके। जैसे ही हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे ये अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। अलग अलग होने के बाद फिर यहाँ पर हम क्या कराएंगे, हमारे प्राइमर को हर एक एंड पे, यानी कि एक इस वाले स्ट्रैंड के एंड पे, एक दूसरे वाले स्ट्रैंड के एंड पे हम क्या करेंगे, प्राइमर को इंट्रोड्यूस करा देंगे। अब प्राइमर के साथ क्या लग जाता है, प्राइमर मतलब कुछ ऐसे सीक्वेंसेस जो कि टैक पॉलीमरेज, टैक डीएनए पॉलीमरेज जो कि एक्चुअल में न्यूक्लियोटाइड को ऐड कराता है, उसको हेल्प करेंगे क्या करने के लिए कि भाई आगे के न्यूक्लियोटाइड ऐड कराओ। तो उसको हमारे टेम्पलेट मिल गया, अब टैग पॉलीमरेज क्या करेगा, ऐड कराएगा। ऐसे करते करते एक स्ट्रैंड यहाँ बन गया, एक स्ट्रैंड यहाँ बन गया, तो क्या हमारे पास 2 कॉपीज नहीं बन गई डीएनए की? इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका जो आपकी पीसीआर है उसका पर्टिकुलर स्टेप्स हैं, ये पर्टिकुलर डायग्राम है। एनीलिंग के अंदर प्राइमर ऐड होते हैं, एक्सटेंशन के अंदर कंप्लीटली एक्सटेंड हो जाता है। नाउ रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करना कॉम्पिटेंट सेल में कैसे, ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए कर सकते हैं, ठीक है। जीन गन के कितने सारे मैंने आपको मेथड बताया, माइक्रो इंजेक्शन बताया, ये सारे फॉर्म्स होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कॉम्पिटेंट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कराने के। आफ्टर दैट ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, कैसे जीन प्रोडक्ट को हम ले सकते हैं, ये वो स्टेज होती है जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है, सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए है कि भाई ऐसा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है जो कि प्रोड्यूस कर सकता है जो भी प्रोडक्ट, डिजायरेबल प्रोडक्ट जो हमें चाहिए। लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए हम एंटीबायोटिक, वैक्सीन, एंजाइम, इन सब का यूज करते हैं ताकि ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करके हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बना सकें। कुछ कल्चर्स होते हैं, कॉन्टिन्यूस कल्चर, बैच कल्चर। तो कॉन्टिन्यूस कल्चर की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक कंडीशन प्रोवाइड की जाती हैं। एक साइड से कल्चर मीडिया डाला जाता है और दूसरे साइड से हमारा प्रोडक्ट जो है उसे रिमूव कर लिया जाता है। क्लियर? बायोरिएक्टर क्या होते हैं, कुछ बहुत बड़े बड़े कंटेनर, बड़े बड़े वेसल्स यूज किए जाते हैं ताकि हम अपने प्रोडक्ट को बना सकें। टेक्निक वही सेम रहती है, क्या सेम रहती है, जो आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए में
पड़ी है। ऑप्टिमल कंडीशन, जब से मैं बोल रही हूँ ऑप्टिमल कंडीशन आखिर होती क्या है कि आप उसको प्रॉपर टेम्परेचर दो, प्रॉपर पीएच दोगे, सबस्ट्रेट जिसकी उसे रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करोगे, विटामिन, सॉल्ट, इस तरीके की चीज़ें आप उसे प्रोवाइड करते हो। ये आपको यहाँ पर दिख रहा है बायो रिएक्टर। इसके ऊपर क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, तो आप लोग इसको याद रखोगे कि किस तरीके से आपको इसका डायग्राम जो है वो बनाना है। आफ्टर दैट डाउन स्ट्रीम, अब देखो तुमने पहले टेक्निक समझ ली, फिर तुमने देख लिया कि इंडस्ट्रियल लेवल पे उसका प्रोडक्ट कैसे बना रहे हैं, प्रोडक्ट के बाद उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद मार्केट में भी तो लेकर के आना है, और जब मार्केट में लेकर आना है तो उससे पहले उसकी बहुत सारी रिफाइनिंग होती है जिसे हम कहते हैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। तो जो भी आपने एंजाइम बनाया है, जो भी आपने अल्कोहल बनाया है, एंटीबायोटिक बनाया है, बायोरिएक्टर या किसी भी पर्टिकुलर कल्चर को लेकर के, फिर क्या होगा उसमें फर्मेंटेशन की हेल्प से आपने बनाया है, फिर आएगा डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। ठीक है, कि उसके अंदर भाई सेपरेट किया जाएगा अलग अलग मटेरियल्स को, प्योरिफिकेशन की जाएगी। तो जो हमारा डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस है वो बायो प्रोडक्ट को मार्केटेबल बना देता है, यानी कि मार्केट में यूज करने लायक बना देते हैं। नाउ उसके बाद प्योरिफिकेशन वगैरह होने के बाद उसे मार्केट में भेज दिया जाता है। तो ये एक पूरी कहानी है, एक तरीके से पूरी कहानी है। किस चीज़ की कहानी है? कैसे आपने सीखा एक टेक्निक को जिसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कैसे आपने देखा कि वो पर्टिकुलर वेक्टर जो किसी प्लांट में, किसी एनिमल में डिजीज कॉज कर रहा था, मल्टीप्लाई होकर आपने उसके वो जीन ही रिमूव कर दिए जो डिजीज कॉज कर रहे थे। आपने उसके अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, जिससे क्या हुआ, अब उसने रेप्लिकेट करा तो उन जीन के साथ रेप्लिकेट किया जो जीन आपके लिए हेल्पफुल हैं। उसके बाद क्या हुआ कि आपने इसके बाद फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ा कि आप उस पर्टिकुलर मेथड को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करके आप कैसे फर्मेंटेशन के अंदर हेल्प कर सकते हो, कैसे आप न्यू प्रोडक्ट बना सकते हो। वो प्रोडक्ट बनने के बाद मार्केट में डायरेक्टली तो नहीं दिए जाएंगे, उनकी रिफाइनिंग होगी, प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद प्योरिफिकेशन होगी। इन प्रोसेस को कहते हैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, जिसके बाद उसे मार्केट में दे दिया जाता है। तो यही है आपके इस चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजी का क्या प्रिंसिपल है और किन किन प्रोसेस के जरिए आप बायोटेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा इस चैप्टर के, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। उसी के साथ साथ एक और चीज है कि आपने अगर पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है, आप उन वीडियोस को भी जरूर देखो, बिकॉज पहले के चैप्टर के नोट्स जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ जिसके अंदर हम बायोटेक के ही नेक्स्ट चैप्टर की बात करने वाले हैं। विद दैट सेड, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।